हेलो बेटा, क्या हाल है भाई आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। बेटा अपना ध्यान रखें, है ना। कोविड का तीसरा लहर का बात चल रहा है ना। अपना ध्यान रखना चाहिए, है ना। सबको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए भाई। देखो, और बेटा पढ़ाई का लॉस मत करो। देखो इन 2 सालों में पढ़ाई का ज़बरदस्त लॉस हुआ है ना। मैं एक और बात आपसे कहना चाह रहा था बेटा, जब भी आप ये जो मेरा चैनल है इस पर जब भी बैठते हो बेटा, आपको सब कुछ मिलेगा, आप चिंता मत करो। आपकी पढ़ाई का कुछ भी लॉस नहीं होने दूंगे, ठीक है। जब भी आप बैठे हो बेटा, एक वो है मेरा एक सजेशन है आपको। फ़ोन ऐसे रख दिया आगे, फ़ोन को अपना चैनल खोल के रख दिया आगे, कॉपी और पेन लेके बैठना है बेटा। कॉपी ले लो, बढ़िया सा रजिस्टर जैसा आपका नोटबुक होता है, और पेन लेके जो भी पढ़ा रहे हैं, अच्छा हाँ ये कह रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको नोट करते हुए चलो। बात समझ में आई। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत काम आते हैं नोट्स, ठीक है। तो भाई देखो, आज 11th का जो तुम्हारा कल सेट पढ़ाया था ना, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है। अरे भैया मेरे, देखो कुछ सेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सेट में। सेट तुम्हारे दिमाग में आ गया, सेट क्या है? सेट कलेक्शन है। सेट क्या है? कलेक्शन है। ये है सेट, कलेक्शन। ग्रुप कलेक्शन है। कैसा ग्रुप होना चाहिए? ये जो ग्रुप है, ये जो कलेक्शन है, कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और अनऑर्डर्ड हो सकता है। अनऑर्डर्ड जरूरी नहीं कि अनऑर्डर्ड हो, है ना। अनऑर्डर्ड के लिए हम ये कहते हैं कि अनऑर्डर्ड के लिए हम ये कहते हैं कि अनऑर्डर्ड हो सकता है ना। जरूरी नहीं कि होना ही होना चाहिए अनऑर्डर्ड, ऐसे नहीं कह रहे। लेकिन वेल डिफाइंड के लिए कह रहे हैं, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ये 2 बातें तो होनी चाहिए, और अनऑर्डर्ड हो सकता है। बात समझ में आई? तो ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है और अनऑर्डर्ड हो सकता है, ऐसे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात थी बेटा, है ना। अच्छा, कल एक और बात बेटा, कल मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं जॉर्ज कैंटर जो है ना, जो फादर ऑफ सेट थ्योरी, उनका फोटो बीच में यहाँ पे वीडियो में लगा दूंगा, है ना। वो थोड़ा सा कल ध्यान से हट गया बेटा, आज मैं तुम्हें लगा दूंगा, तुम्हें पता होना चाहिए। फादर ऑफ सेट थ्योरी है बेटा वो, है ना। सेट थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं आज। देखो, अच्छा भैया, तो कल हमने ये सब पढ़ा कि सेट क्या होता है। थोड़ा सा और छोटी छोटी कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें, है ना। सेट वैसे कोई बहुत जो हमारे पास यहाँ टॉपिक है ना, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें अगर क्लियर नहीं होंगी तो आपको परेशानी होगी। देखो तो भैया आज थोड़ा सा ये पढ़ रहे हैं। देखो सेट हमने पढ़ा था 1 2 3 4 5 6। मैं ये कोई सेट ले रहा हूं। सेट को कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट को हम एलिमेंट कहते हैं। कुछ लोग इनको एलिमेंट कहते हैं, ये जो है ना लिखे हुए, कुछ लोग इनको एलिमेंट्स कहते हैं, कुछ लोग इनको मेंबर्स कहते हैं। कितने मेंबर हैं इस फैमिली में? 1 2 3 4 5 6 मेंबर हैं इस फैमिली में। बात समझ में आई? अगर मुझे ये कहना होगा कि 6 इस फैमिली का मेंबर है, अरे भैया देखो, जो मैथमेटिक्स है ना वो सिंबल्स लैंग्वेज है, संकेतों की भाषा है। जितने संकेत, जितने सिंबल यहाँ यूज होते हैं मैथमेटिक्स में, उतने किसी और लैंग्वेज में यूज नहीं होते। बात में अगर सिंबल हटा दें तो जैसे इंग्लिश का पैराग्राफ होता है ना, या हिंदी का पैराग्राफ होता है, वैसे ही दिखेगा मैथमेटिक्स, है ना। तो बहुत सारे सिंबल यूज होते हैं। अब अगर मुझे ये कहना है, सोचो कि 6 इस फैमिली का, 6 इस सेट का एक मेंबर है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा, 6 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। इतना बड़ा लिखूंगा क्या? ऐसा नहीं लिखेंगे बेटा, है ना। हम लिखेंगे 6 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू, जो 6 है वो इस सेट से बिलोंग करता है, इस सेट में रहता है, इस सेट में है, ऐसे कहेंगे। अगर मैं कहूंगा भाई 7 इस सेट में नहीं है, तो मैं लिखूंगा 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। ये था बिलोंग्स टू का साइन। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे हैं। भाई सेट कितने टाइप का होता है? अच्छा, इनमें से जो देखो, इनमें से जो मैं तुम्हें सेट पढ़ा रहा हूं ना, जो मैं सेट कह रहा हूं, जो भी मैं तुम्हें सेट पढ़ा रहा हूं, उनमें से बहुत सारे सेट ऐसे हैं
बहुत सारे सेट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है ना। तो मैं तुम्हें जितने भी सेट हैं, अरे भाई पढ़ लो, पढ़ने में तो कोई बुराई नहीं है, जानकारी होने में तो कोई बुराई नहीं है, बात समझ में। भले तुम्हारे सब्जेक्ट में नहीं है, तुम्हारे उसमें नहीं है बुक में, लेकिन है तो सही, पता चल जाएगा, अच्छी बात है। देखो भैया, देखो पहला हमारे पास टाइप ऑफ सेट में क्या है, फाइनाइट सेट। देखो कुछ सेट तो ऐसे हैं ना, उनके नाम से ही पता चल जाएगा क्या कह रहे हैं, फाइनाइट सेट। बात सुन में, देखो मान लो कोई सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये थोड़ी है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिसमें जो मेंबर ऑफ फैमिली है ना, जो मेंबर ऑफ फैमिली है वो कहीं ना कहीं पे एंड हो रही है। बात समझ में? मान लो मैं इसको ऐसा करूं तो कि 100 पे एंड कर दूं, अब ये फाइनाइट है ना, इसमें कितने मेंबर हैं, 100 मेंबर हैं। अरे भाई अगर मैं 100 हटा दूं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा किसमें कितने मेंबर हैं इसमें? बात समझ में? ये तो एंडलेस जाता जा रहा। बात समझ में? तो अगर मैं इसको 100 पे यहां पे रोक लेता हूं तो ये अब फाइनाइट है। इनफिनाइट सेट क्या होता है? इनफिनाइट सेट बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता चल गया हो। देखो इनका डेफिनेशन मत पूछ लेना, इतना थोड़ा सा रहम कर लो। डेफिनेशन नहीं होता बेटा, इनका डेफिनेशन कोई बहुत भयंकर चीज नहीं, इनका डेफिनेशन पूछता भी नहीं हूं, है ना। देखो इनफिनाइट सेट क्या होता है? अरे भाई ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड, अनगिनत, एंडलेस मेंबर हैं, जिसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। फैमिली मेंबर चलते जा रहे हैं, बात खत्म हो गई, इनफिनाइट। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास सिंगलटन सेट। ये क्या सेट होता है? देखो बीच में मैंने तुम्हें पहले कहा था शुरुआत में कि कॉपी पेन लेके बैठो, फट अपना नोट करते रहो। बात समझ में आ रही? देखो आगे बढ़ो। सिंगलटन सेट क्या होता है? अरे भाई सिंगलटन सेट, उसका नाम ही है सिंगलटन। सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसमें एक ही मेंबर हो, कोई एक हो, जो भी हो, कोई एक मेंबर हो। मान लो इसमें 4 है तो ये सिंगलटन सेट है, क्योंकि एक ही मेंबर है इसमें। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो, देखो उतारते रहो और आगे बढ़ते रहो। देखो और क्या है हमारे पास सेट में, और क्या है? एक होता है इक्वल सेट। अब उसका नाम ही है इक्वल सेट्स, है ना। देखो इक्वल सेट में क्या है हमारे पास? मान लो कोई सेट है 1 2 3, इसमें 3 मेंबर हैं 1 2 3, और कोई दूसरा सेट है जिसमें भी यही मेंबर है, मान लो 2 1 3 ऐसे हैं। तो भाई जो फैमिली मेंबर इसमें हैं वही फैमिली मेंबर इसमें हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? इक्वल सेट हो गए। बात समझ में आ गई? भाई जरा ध्यान से ये देखो 1 2 3 और बी में मैं रख लेता 4 1 2, तो ये थोड़ी है इक्वल सेट हो, तो साफ दिख रहा है भाई इसमें 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। बात समझ में आ रही? बहुत सिंपल चीज है। देखो इक्वल सेट होने के लिए जो फैमिली मेंबर यहाँ हैं वही यहाँ होने चाहिए, सेम टू सेम। उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है। बात समझ में आ गई? भाई देखो आगे एक है हमारे पास कार्डिनल नंबर। अब ये क्या है? ये एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, कुछ बड़ी बात नहीं। एनसीईआरटी में इसका सिंबल है लेकिन बताया नहीं गया है। देखो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, मान लो ये हमारे पास कोई सेट है, कोई नंबरों की फैमिली है। फिर से सेट कह रहा हूं, नेचुरल नंबर का सेट, माय मिस्टेक, सही बोलना चाहिए भाई, नेचुरल नंबर का सेट है ये, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर का सेट है बेटा, तो इसके फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं। बात समझना है? तो कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर। कितने नंबर हैं घर में, कितने सदस्य हैं, राशन कार्ड बन रहा है। बात समझना है? देखो नंबर ऑफ ए, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, कार्डिनल नंबर को नंबर ऑफ ए, कितने हैं इसमें? 6। मान लो हमारे पास ये है, ऐसा है कोई फैमिली, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ ए। कितने हैं इसमें फैमिली मेंबर, कितने फैमिली मेंबर हैं बता सकता है कोई फैमिली मेंबर है ही नहीं, 0 फैमिली मेंबर है इसमें। बात समझ में आ गई? नंबर मान लो मैं तुमसे कहूं कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन,
नंबर ऑफ ए बताइए, यानी कि इस फैमिली के कितने फैमिली मेंबर हैं वो बताइए। तो क्या बताइए, ऐसा बना दीजिए। बात समझ में आ गई। इनफिनाइट नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, अनगिनत लोग हैं। बात समझ में आ रही। देखो और आगे बढ़ो। अच्छा, उसके बाद आता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस सेट या इक्विवेलेंट सेट होता है ये, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या हुआ, देखो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। मान लो 1 2 3 4 और बी कोई सेट है जिसमें ए बी सी और डी हैं। इक्विवेलेंस और इक्वल में अंतर है बेटा। इक्वल का मतलब जो फैमिली मेंबर ए में है वही फैमिली मेंबर बी में होने चाहिए, सेम टू सेम। लेकिन इक्विवेलेंस में क्या होता है, इक्विवेलेंस में देखो इसका कार्डिनल नंबर क्या है, नंबर ऑफ ए कितना है 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ बी कितना है 4 है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, इक्विवेलेंस हैं। इक्वल नहीं है ये दोनों, इक्वल नहीं है ये, इक्विवेलेंस हैं ये। बात समझ में। अब जरा ध्यान से देखो एक मजेदार बात, 1 2 3 बी इज इक्वल टू 1 2 3, ये दोनों के दोनों जो सेट मैंने लिखे हैं क्या ये इक्विवेलेंस है? ये दोनों के दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन क्या ये इक्विवेलेंस हैं? तो एक बात और जानकारी सामने हमारे निकली कि जो इक्वल सेट होते हैं उनको हम इक्विवेलेंस बोल सकते हैं, लेकिन जो इक्विवेलेंस हैं उनको इक्वल नहीं बोल सकते। बात समझ आ रही? ये है कहानी। अच्छा देखो, एक होता है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। अब ये ओवरलैपिंग क्या होता है, पहले तो तुमने थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी कहीं, थोड़ा सा ध्यान होगा तुम्हें, केमिस्ट्री में है एक जगह ओवरलैपिंग। देखो ओवरलैप करने का मतलब होता है बेटा एक दूसरे के ऊपर आ जाना, है ना, एक दूसरे का कुछ पोर्शन ढक लेना। जैसे मान लो ये है, ये 2 पेन है, तो ये अभी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। मान लो मैं ऐसा कर लूं तो इसको बोलेंगे ओवरलैप करना, इसको तो टच करना बोलेंगे ना, ये तो टच करना हुआ है ना, इसको ओवरलैप करना बोलेंगे। जब कुछ एक चीज का कुछ हिस्सा हम दूसरी चीज से ढक देते हैं उसको ओवरलैप बोलते हैं। बात समझ में। तो ओवरलैप के लिए अगर ये बात जरूरी है कि 1 2 3 4 मान लो कि सेट है, और मान लो 3 4 5 और 6, देखो इस सेट का इतना हिस्सा इस सेट में यहां पे आ रहा है, यानी कि ओवरलैप कर रहा है ना, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। यानी कि ओवरलैप के लिए ये जरूरी है कि पहले सेट का कुछ एलिमेंट, पहले सेट के कुछ एलिमेंट दूसरे सेट के कुछ एलिमेंटों के एक जैसे बिल्कुल सेम टू सेम हो, यानी कि पहले सेट में दूसरे सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट हो, कम से कम एक से ज्यादा हो, नहीं तो एक तो हो। अगर मैं इसे ऐसे लिखता, यहाँ पे 4 हटा दूं मैं और यहाँ पर भी मैं 3 लिख दूं, तो ये अभी भी ओवरलैपिंग है, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है, ओवरलैप कर रहा है, कॉमन है। तो ओवरलैप के लिए ये बात जरूरी है कि दोनों सेटों में कुछ कॉमन हो। बात समझ में आए? अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या हुआ, एकदम इसका अपोजिट है डिसजॉइंट। मान लो हमारे पास ए है 1 2 3 और बी है सपोज कर लो 4 5 6। अरे भाई ओवरलैप होने के लिए दोनों में कॉमन होना चाहिए, कम से कम एक जना तो कॉमन हो, एक से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक जना कॉमन होना चाहिए ओवरलैप के लिए। और डिसजॉइंट के लिए कुछ कॉमन होना ही नहीं चाहिए। भाई ये दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। बात समझ में आ गई? ओवरलैपिंग के लिए कॉमन होना चाहिए, डिसजॉइंट के लिए कॉमन नहीं होना चाहिए। बात समझ में? ये थी बेटा कुछ छोटे छोटे टर्म्स थे ये, है ना। अब इन टर्म्स पे फिर हम कल एक और बात बताएंगे कुछ मजेदार। कल मिलते हैं।